हेलो फ्रेंड्स, आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है। और ये जो प्रश्न है हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 के कोर 2 का है, तो इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है, जो आपके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर 2 का ये प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? उसने अपने साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की? यहाँ बोला जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसने अपने साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की। इसे दूसरे तरीके से भी कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेपोलियन बोनापार्ट का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके विजय अभियान का वर्णन करें। तो यह क्वेश्चन दो तरीक़ा से दे दिया जाता है कभी कभी, लेकिन एक ही रहता है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो घुमा कर कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसने अपने साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की। यहाँ क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि कहा जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसका परिचय हमें देना पड़ेगा। और उसने जो अपना साम्राज्य स्थापना किया किस प्रकार किया, किन स्थितियों में उन्होंने साम्राज्य स्थापना की, उसके लिए क्या किया, महत्वपूर्ण कारण थे जिसके बल पे ही नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का स्थापना किया, ये सभी हमें संक्षिप्त में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हमें थोड़ा लंबा लिखना होगा और सारे आंसर जो हैं हमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से फ़ायदा ये होता है कि अच्छे नंबर आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपका सारा कॉपी पढ़ता नहीं है जल्दी। ठीक है, वो देखता है कि जो स्टूडेंट है वो लिखा क्या है, वो पॉइंट पढ़ के ही उसे पता चल जाता है कि पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉइंट एक प्रभावशाली पॉइंट होना चाहिए, जिससे एग्ज़ामिनर को पता चल जाए कि स्टूडेंट ने अंदर क्या लिखा होगा, उसका जो संक्षिप्त में जो लिखा होगा स्टूडेंट वो क्या लिखा होगा। ठीक है, तो मैं इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करूँगा। तो चलिए, पहला जो पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट आप इस प्रश्न में डालिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय। पहले नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय आपको देना है। तो चलिए परिचय में क्या क्या होगा देखते हैं। सन 1799 ईस्वी का यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास था और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास था। सन 1799 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक की 15 वर्ष की अवधि में संपूर्ण यूरोप की ऐतिहासिक घटनाओं पर नेपोलियन बोनापार्ट की इतनी गहरी छाप है कि इस युग को नेपोलियन युग की संज्ञा दे दी गई। इस युग में नेपोलियन द्वारा उठाए गए अनेक कदम फ्रांस के लिए अस्थायी मार्ग बन गया था। देखिए उसका परिचय में जो होता है कि नेपोलियन जो बोनापार्ट थे वो फ्रांसीसी इतिहास के रूप में एक वीरता के रूप में उभरे थे। ठीक है, सन 1799 से 1814 ईस्वी तक जो 15 वर्ष का जो अवधि था, इसे क्या कहा जाने लगा यूरोप में, नेपोलियन का युग कहा जाने लगा। ठीक है, अब दूसरा आप जो पॉइंट इसमें दीजिएगा वो आप दे सकते हैं नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन का जन्म कैसे हुआ, नेपोलियन का जन्म ये पॉइंट कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें आगे संक्षिप्त में उसके बारे में कुछ लिख देना है। इस महान सैनिक एवं राजनेता का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में हुआ था। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट एक सामान्य वकील थे तथा बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। नेपोलियन के माता पिता इटालियन मूल के थे। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन का नाम पेरिस के सैनिक स्कूल में लिखाया गया। फ्रांस में उसने फ्रांसीसी भाषा सीखी। स्कूल में प्रायः सभी धनी और कुलीन घर के विद्यार्थी होते थे जो नेपोलियन की आर्थिक स्थिति की मजाक उड़ाया करते थे, जो कि नेपोलियन को बहुत ही बुरा लगता था और वह हमेशा इस बात से चिंतित भी रहता था। उसने यह भी देखा था कि ज्ञान एवं योग्यता उच्च पदों पर ही कुलीन लड़कों को ही दी जाती है। जो उस समय का जो वर्ग था, उस वर्ग में कुलीन वर्गों को ज़्यादा
महत्व दिया जाता था, जिसे देखकर नेपोलियन काफ़ी चिंतित रहता था। भेदभाव थोड़ा होता था जो नेपोलियन को खटकता था, उसके लिए वो हमेशा चिंतित रहता था। तो अब अगला जो पॉइंट आपका हो जाएगा उसको नेपोलियन का विजय अभियान। अब नेपोलियन का विजय अभियान कैसे शुरू हुआ उसके बारे में लिखना है। नेपोलियन के विजय अभियान को मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। आप इसे 2 खंड में विभाजित करके लिख सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखिएगा तो आपको ही फ़ायदा है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो जो नेपोलियन का जो 2 खंड आपके करके लिख सकते हैं इस तरह। पहला पॉइंट जो हो जाएगा सेना नायक के रूप में। सेना नायक के रूप में नेपोलियन का क्या था? इटली अभियान। उसका इटली अभियान क्या था सेना नायक के रूप में? ठीक है, इटली अभियान पहला पॉइंट में आप लिख दीजिए। नेपोलियन जिस सेना को लेकर इटली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहा था, उसके पास न केवल सैनिक सामग्री का अभाव था, परंतु इसकी संख्या भी इटली से बहुत कम थी। नेपोलियन ने इटली की धरती पर कदम रखते ही इटली की जनता का नैतिक समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उसने इटली के निवासियों को कहा कि हम आपके मित्र हैं, हम आपकी स्वतंत्रता के सहयोगी के रूप में युद्ध करेंगे। इस प्रकार नेपोलियन ने इटली की जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया। नेपोलियन का पहला आक्रमण पीडमोंट पर हुआ, जहां का राजा हार गया। पोप को भी पराजित होकर 19 फरवरी 1797 ईस्वी को नेपोलियन से संधि करना पड़ा। नेपोलियन की यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। पहला जो विजय अभियान शुरू हुआ इटली में, वहाँ उसे सफलता मिल गई। ठीक है, उसने पीडमोंट को हरा दिया और उसके राजा को पराजित कर अपने खेमे में कर लिया। फिर पोप को भी पराजित होकर 19 फरवरी 1797 ईस्वी को नेपोलियन से संधि करनी पड़ गई। ठीक है, अगला जो पॉइंट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया अभियान। ठीक है, पोप को पराजित कर नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा। वह अपनी सेना लेकर अप्रैल माह में ऑस्ट्रेलिया को परास्त करता हुआ वियना से मात्र 100 मील दूर था कि संधि के लिए उससे प्रार्थना की जाने लगी। नेपोलियन से पूरा ऑस्ट्रेलिया आतंकित हो गया। ऑस्ट्रेलिया और नेपोलियन के बीच 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को संधि की गई। इसके अनुसार नीदरलैंड पर फ्रांस का अधिकार हो गया। इस संधि को कंपोफार्मिया की संधि कहा गया। ठीक है, कंपोफार्मिया की संधि कहा गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ उसका संधि नेपोलियन का, उसे ही कंपोफार्मिया की संधि कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से नेपोलियन को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था। वो मतलब अपनी सेना लेकर निकला ही था कि ऑस्ट्रेलिया आतंकित होकर संधि के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ आसानी से मतलब नेपोलियन को अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब अगला जो आप पॉइंट इसमें कर दीजिएगा शासन के रूप में। अब नेपोलियन शासन के रूप में कैसा था? ठीक है, कॉन्सुलेट ने नेपोलियन के मार्ग को परास्त कर दिया था तथा जनता का भी उसे पूरा समर्थन प्राप्त था। अंततः सही समय समझकर नेपोलियन को 1804 ईस्वी में कॉन्सुलेट ने फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित कर दिया और फ्रांस की जनता ने खुशीपूर्वक नेपोलियन को सम्राट के रूप में स्वीकार किया। देखिए, कॉन्सुलेट जो था उसका अहम भूमिका था नेपोलियन को फ्रांस का राजा बनाने के लिए। ठीक है, फ्रांस का जो सम्राट नेपोलियन के हाथ में आया, कॉन्सुलेट का भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका था। नेपोलियन जो अपना अभियान शुरू किया था, विजय अभियान जो शुरू किया था, उससे काफ़ी लोग आतंकित हो गए थे, लोगों में भय बना हुआ था। ठीक है, और इसी को सही समय समझकर कॉन्सुलेट ने 1804 ईस्वी में नेपोलियन को फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित कर दिया और फ्रांसीसियों को भी इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिची नहीं हुई। ठीक है, उन लोगों ने भी खुशीपूर्वक उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया में शासन के रूप में ऑस्ट्रेलिया में क्या इसका नेपोलियन का व्यवस्था थी, क्या सोच था ऑस्ट्रेलिया के प्रति उन नेपोलियन जब शासक बना उस समय? ठीक है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अप्रैल 1804 ईस्वी में पीट पुनः इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। वह कट्टर फ्रांस विरोधी था, अतः उसने फ्रांस के विरुद्ध नेपोलियन राज्य और यूरोपीय राज्य का एक गुट बनाना शुरू किया। ठीक है, नेपोलियन को
परास्त करने के लिए यूरोपीय राज्यों का एक गुट बनाना शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और रूस दोनों शामिल हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के उदय से बहुत परेशान था। ऐसी सहायता देखकर ऑस्ट्रेलिया के सम्राट ने फ्रांस पर आक्रमण के लिए 2 विशाल सेनाएं बनाई। नेपोलियन इसकी सूचना पाते ही पहले ऑस्ट्रेलिया को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ा। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का एवं रूस सेना का भीषण युद्ध हुआ, किंतु नेपोलियन विजयी रहा। जैसे कि नेपोलियन जो था उसको परास्त करने के लिए इंग्लैंड ने बनाया एक गुट, जिसे यूरोपीय राज्यों को शामिल किया। यूरोपीय गुट बनाया जिसमें नेपोलियन को परास्त करने की नीति बनाई जा रही थी। तो इसे देखकर ऑस्ट्रेलिया ने भी भागीदारी इसमें अपना दिया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के और नेपोलियन के उगते वर्चस्व से परेशान था। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने गुट बनाकर रूस की सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना, विशाल सेना ने फ्रांस पर हमला किया। ठीक है, लेकिन 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को जब फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया एवं रूस सेना का भीषण युद्ध हुआ तो नेपोलियन उसमें विजयी रहा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका रहेगा प्रशा से युद्ध। फ्रांस की प्रगति प्रशा से सही नहीं जा रही थी। प्रशा तृतीय गुट का सदस्य नहीं था, फिर भी जर्मनी का वह स्वयं को नेता मानता था। उसने फ्रांस से युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन ने 25 अक्टूबर 1806 ईस्वी को प्रशा की राजधानी बर्लिन में विजेता के रूप में प्रवेश किया। उसने प्रवेश किया। ये मतलब बात ऐसी हो गई कि एक तो नेपोलियन का बनता वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था, तो प्रशा ये नेपोलियन के बढ़ते वर्चस्व और फ्रांस की होती मजबूती को देखना पसंद नहीं करता था, और उसे इससे सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो उसने आव ना ताव देखा और युद्ध छेड़ दिया नेपोलियन से। ठीक है, लेकिन जिसका परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। अब अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, रूस से युद्ध। प्रशा पर आधिपत्य करने तथा बिना संधि किए नेपोलियन ने रूस पर अपनी नज़र जमाई और फरवरी 1807 ईस्वी में रूस व फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। रूस आंशिक रूप से पराजित हुआ और जार ने नेपोलियन से संधि कर लिया। यह संधि टिलसिट की संधि कही गई। नेपोलियन ने जिस तेजी और कुशलता से सफलता हासिल की थी, इतिहास में वैसा कोई दूसरा नायक अब तक नहीं जन्म लिया था। वह इतिहास का एक अनोखा नायक था, जिसके नाम से उसका युग नेपोलियन युग की संज्ञा से भी जाना जाता है। जैसे कि रूस से जब युद्ध हुआ नेपोलियन का, तो रूस आंशिक रूप से पराजित हो गया नेपोलियन से। ठीक है, 1807 ईस्वी में आंशिक रूप से रूस पराजित हो गया नेपोलियन से, और उसने एक संधि की नेपोलियन से, जिसे टिलसिट की संधि कही जाती है। वो 1807 ईस्वी में ही हुआ था टिलसिट की संधि। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि नेपोलियन किस प्रकार अपने साम्राज्य को विस्तार किया और मजबूत बनाया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखना है, मैंने सारे को मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझाता चला गया। ठीक है, अब एक लास्ट में जो होता है, आप सारे आंसर को लिखने के बाद जब उत्तर पुस्तिका में आप एग्ज़ाम में उत्तर लिख लेते हैं, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, उसी प्रकार आप लोगों को भी जैसा मैंने बताया पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ठीक है, और लास्ट में हर प्रश्न का उत्तर लिखने के लास्ट में एक निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा। निष्कर्ष बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट होता है। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष से हमें ये पता चलता है कि आपकी जानकारी कितनी है। इस प्रश्न के मुताबिक आपने जो लिखा है उसका जानकारी क्या, वो निचोड़ होता है, पूरा शुरू से लेके अंत का निचोड़ होता है उस प्रश्न का निष्कर्ष में। ठीक है, निष्कर्ष लिख के आप 5 लाइन 7 लाइन उस पर विस्तार करके लिख दीजिए। ठीक है, उससे प्रभाव एग्ज़ामिनर पर आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है, वो विद्यार्थी जो है, वो वाकई में इस प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।